आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस दिल्ली की ऐतिहासिक भूमि पर। आप जहां बैठे हुए हैं हिंदू महासभा भवन में, बहुत पुरानी ऐतिहासिक जगह है। ये आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है ये तब हुआ भी नहीं करती थी। इतनी पुरानी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी पुराना ये बिल्डिंग है। तो ये आज आप लोगों की वजह से मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे इस ऐतिहासिक स्थान पर बोलने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जिस काम के लिए आज यहाँ रात्रि में एकत्र हुए हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। देश के करोड़ों उन ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई, उनका भुगतान करवाने की लड़ाई और साथ साथ अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का संघर्ष अपने आप में एक बहुत कठिन संघर्ष है। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि पूरे देश के लोगों को, तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को एक साथ जोड़ना ही बड़ा मुश्किल काम था। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ा करते थे। तो मैं सहारा का पीड़ित हूँ, मैं PACL का हूँ, मैं KPCL का हूँ, मैं टोगो का हूँ, मैं कल्पतरु का हूँ, मैं उसका हूँ क्या बोलते हैं साईं प्रसाद का, मैं समृद्धा का साहब, मैं श्री राम का, और मैं इसका और वो मैं उसका। सबकी ये अलग अलग लड़ाई थी और इस कारण से भी हम लगातार इस लड़ाई को हारते रहे, जीते नहीं कभी भी। ठगी पीड़ितों के जितने भी आंदोलन चले देश में आज तक, वो सब धराशायी होते गए, जीते नहीं कभी भी आंदोलनकारी। उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि हम लोग अलग अलग लड़ते थे अपनी इस पीड़ा को, जो सबको एक जैसी पीड़ा थी कि सबका मेहनत का पैसा डूबा है या सब कहीं ना कहीं अपमानित हुए हैं। जो हमारे एजेंट साथी हैं, सबका एक ही दर्द था, एक ही दुख था, एक ही पीड़ा थी। लेकिन इस पीड़ा को हम सामूहिक स्वर नहीं दे पाए और इसका लाभ हमेशा ठग उठाते रहे या सिस्टम में बैठे हुए बेईमान लोग उठाते रहे। तो जब हम ही एकजुट नहीं है, एकता हमारे अंदर नहीं है, तो जो शासन में बैठे हुए लोग हैं या जो ठग हैं वो हमारी पीड़ा को क्यों सुनेंगे, उसका निवारण क्यों करेंगे। और हमारी ये जो आपस की लड़ाई थी, विभाजन था, इसका फायदा उन सबको मिलता रहा। लेकिन जब हम इस फील्ड में आए, बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के आए थे, हमारी भी उससे एक ही कंपनी के लिए लड़ाई थी और सबके लिए लड़ने का कोई विचार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पता चला इसी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के कारण ही कि ऐसी तो लाखों कंपनी है देश में और करोड़ों लोगों को लूट रखा है। सहारा जैसी कंपनी भी संज्ञान में आई जिसका इतना नाम है, जिसके यहाँ प्रधानमंत्री तक जाते हैं, तमाम हीरो हीरोइन फिल्म स्टार और ये और वो सब पड़े रहते हैं। वो भी ठग है, बेईमानी करता है, लोगों को चीट करता है। उसके लोग भी जुड़ने लगे और तमाम आपसे लोग जुड़े। मैं समझता हूँ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इतनी कंपनियों के लोग, इतने राज्यों के लोग, कई भाषाओं के लोग, अनेक क्षेत्रों के लोग कभी इस समस्या पर चिंतन करने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए किसी एक छत के नीचे बैठे हों। वैसे तो कई कई हजार लोग बैठे हैं, लेकिन वो किसी एक मसले को लेकर के कि भाई ये PACL के लोगों की लड़ाई है, ये सहारा के लोगों की लड़ाई है। लेकिन आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ, मैं समझता हूँ लगभग 300 लोग इस वक्त आ चुके हैं हमारे इसमें। यहाँ उपस्थित नहीं होंगे लेकिन कुछ कमरों में होंगे, कुछ कहीं होंगे। आप ज़्यादा नहीं तो 3 करोड़ लोगों को जरूर रिप्रेजेंट करते होंगे। ऐसे ऐसे साथी तो हम आज जो यहाँ बैठे हुए साथी हैं वो केवल 300 नहीं हैं, 3 करोड़ लोगों की ताकत, उनकी पहचान और उनके अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के हम यहाँ आज चिंतन मनन कर रहे हैं। वर्ष 2022 में 25 अगस्त को जब मैं पहली बार हरिद्वार गया था, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी बैठे हुए हैं, हमारी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं,
उत्तराखंड के संयोजक भी हैं, मुकेश जी भी बैठे हुए हैं, कोटद्वार से ही हैं। मुझे इनसे ये प्रेरणा मिली कि मुझे पूरे देश में जाना चाहिए, लोगों को जगाना है तो। और मैं पहली बार उनके यहाँ गया साहब, वहाँ से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और एक कारवां बनता गया। हालांकि नीयत उस समय भी मेरी सरकार से लड़ने की नहीं थी, तो मुझे किसी सरकार से लड़ना है, और कहीं लड़ना भी नहीं पड़ा साहब। सच्चाई ये है कि मैं बहुत कड़वा भी बोला, प्रधानमंत्री के विषय में भी, सबके विषय में, तमाम डीएम के तमाम कमिश्नरों को खूब मैंने दुत्कारा अपने भाषणों में, वीडियो संदेश में, लेकिन कहीं किसी ने कोई झगड़ा फसाद नहीं किया। एक अपवाद जरूर रहा कि जब 23 मार्च को आप लोगों ने रात के 2 बजे आके प्रधानमंत्री के कार्यालय पर घेराव जैसा, पड़ाव जैसा कर दिया, तो उससे उनको भय लग गया और उसको एक मुकदमा सा जरूर बन गया था 420 का, 384, कई सारी धाराओं का मेरे खिलाफ। प्रधानमंत्री ने खुद ही दर्ज करवाया। उन्हें लगा कि ये कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है जिसकी ना पुलिस को पता चली, ना सीबीआई को, ना आईबी को, ना खुफिया को, और इतनी बड़ी तादाद में लोग रात को ही आ गए मेरे ऑफिस पे, कहीं कोई बड़ी बात वारदात ना करवा दे आदमी। तो उन्होंने डराने के लिए वो मुकदमा जरूर दर्ज करवा दिया था, तो उसे मैं अपवाद ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे हवालात नहीं जाना पड़ा। कोर्ट ने मुझे इंटरिम उस पर प्रोटेक्शन दे दी थी। और आज स्थिति ये है कि जिस सरकार को हम गालियां देते थे, उसकी खिलाफत करते थे, आज उस सरकार की हम प्रशंसा में खड़े हुए हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और यहाँ तक कि उनके लिए हम वोट भी मांग रहे हैं। कल तक हम कहते थे कि पहले भुगतान फिर मतदान, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, और इस तरह के कई बड़े मतलब खतरनाक किस्म के नारे थे जिन्हें हम उस वक्त क्रांतिकारी नारे कहा करते थे। लेकिन आज वो स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। और वो स्थितियां बदली क्यों हैं? कई साथियों के मन में ये ख्याल आता होगा कि शायद मदन लाल को कुछ लालच दे दिया होगा सरकार ने, या प्रलोभन दे दिया होगा, तो इस वजह से वो सबका दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। अब पहले भुगतान फिर मतदान की बात नहीं करते, अब मोदी को गाली नहीं देते। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि सरकार ने हम पर कोई इस तरह का दबाव नहीं बनाया है, कोई इस तरह का प्रलोभन नहीं दिया है, और अगर देगी भी तो हम ऐसे प्रलोभनों में, ऐसे झांसों में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं कि किसी के प्रलोभन में आकर या किसी के दबाव में आकर आपके हितों से कोई समझौता कर लें। आपके हितों से समझौता कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, किसी से भी लड़ना पड़ जाए। मैं ये आज भी वहाँ बीजेपी के ऑफिस में भी बोल देता हूँ कि मैं अपने पीड़ित साथियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा। जो भी होगा वो पीड़ितों के कल्याण के लिए होगा, उनके भुगतान के लिए होगा, उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए होगा। अगर आप ये कर दोगे तो हम सब आपके साथ खड़े होंगे, आपके 400 से पार के नारे को बिल्कुल साकार करवाएंगे, वोट दिलवाएंगे, जिताएंगे, आपको पूरा बना बनाया संगठन देंगे। ये तमाम बातें पार्टी के लोगों से हमारी होती रहती हैं। प्रलोभन कोई नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए भी पार्टी ने कहा साहब जो भी खर्चा होगा हम कर देंगे, आप लोगों को बुलाओ। मैंने कहा जी खर्चा नहीं लेंगे हम। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि पार्टी या कोई नेता हमको पैसा खर्च करे तब हम कोई कार्यक्रम करें, क्योंकि वो अपनी आत्मा गवारा नहीं करती। लड़ाई हमारी है, हम खुद करेंगे, क्योंकि हमने इतना बड़ा संगठन बना रखा है। और जब हम खुद खर्चा करेंगे, खुद तमाम चीज़ों को प्रबंधित करेंगे, तो उसमें और आनंद आएगा। और जब उनके बल से कुछ करने लगेंगे, उनसे लेके कुछ करेंगे भुगतान के अतिरिक्त, तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे उनके। और गुलाम बनना हमारी आदत नहीं है, वृत्ति नहीं है, हमको पसंद भी नहीं है। गुलाम नहीं बनेंगे। तो आज जो ये स्थितियाँ बनी हैं कि हम सरकार के समर्थन में खड़े हैं, सरकार हमारे समर्थन में खड़ी है। धारा 144 है पूरी दिल्ली भर में। दिल्ली में इतने लोग कहीं एक जगह पे एकत्र नहीं हो सकते जिस जगह पर आप एकत्र हो रखे हैं। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने स्टेडियम है जहां आपका कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
पूरी रात वहाँ काम चलेगा। अभी रात में भी आपको कोई रोक नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं सरकार ने अपना संरक्षण प्रदान कर दिया है, सहयोग का वचन दे दिया है कि भाई ये जो भी करना ये न्याय हित में होगा, कानून के लिए होगा, सरकार के में भी हित में होगा। ये सरकार समझती है। पहले कोई एक चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं था, लेकिन अब तो पूरे लेटर पैड दे रखे हैं, पंडित जी फाइल में रखेंगे, दिखा देना कि साहब जो मर्जी लिख लेना, साइन भी खुद ही मार लेना, बस व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमने ये लिख लिया, कहीं कोई दिक्कत आए तो। मेरा कहने का आशय इन तमाम चीज़ों के पीछे एक ये भी था कि मैं आज जो सरलता देख रहा हूँ आपकी लड़ाई में, कि अगर हम सरकार का सहयोग करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, भुगतान की मांग को कर रहे हैं, तो कई चीज़ें बड़ी सरल सी हो गई हैं, आसान हो गई हैं। पहले परमिशन लेने में ही दांत खट्टे हो जाते थे, परमिशन नहीं मिलती थी साहब, ज़बरदस्ती हम तिकड़म से कर लेते थे। चूँकि कानून के आदमी हैं, वकील हैं, तो हम कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तिकड़म बढ़ा लेते थे, कर लेते थे, लेकिन परमिशन नहीं होती थी किसी कार्यक्रम की। आज सब चीज़ें ओके हैं, 24 घंटे में ओके हो रही हैं सारी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ये हमारे नरेश भाई बैठे हुए हैं, इनसे ये फार्मूला मिला सच में, तो मुझे पहली बार जब मिला। ये करनाल के अध्यक्ष हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब वो मुख्यमंत्री हमारे यहीं का है, करनाल का ही, हरियाणा वाला, उससे बड़े आसानी से मुलाकात हो जाएगी, आप आ जाओ। मैंने कहा जी आ जाता हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो। भाई हरियाणा में तब तक विंडो ओपन नहीं हुई थी। मैं गया साहब, तो इन्होंने वहाँ एक निगम पार्षद हैं बीजेपी के, शायद कल आएंगे वो भाई साहब, सुभाष जी आएंगे, सुभाष कश्यप जी, उनसे मुलाकात कराई, उनके ऑफिस में बैठ के बात हुई। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत छोटी सी बात है, चलिए, तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हमारी बात मानते हैं, उन्होंने अपनी उसमें विजिलेंस कमेटी में भी हमें रखा हुआ है, मुलाकात कराएंगे, चलिए। तो गए साहब, वहाँ मिले, सब कुछ आसानी से हो गया। कहाँ हम मुख्यमंत्रियों की तो छोड़ो, कोई एमएलए और एमपी मिलने को तैयार नहीं होता था, झगड़े फसाद होते थे, दुनिया भर के नारेबाजी हमें करनी पड़ती थी। मतलब बड़े प्यार से हरियाणा में विंडो ओपन हो गई, जो नहीं हो पा रही थी। हमने केवल वहाँ कोई जिंदाबाद थोड़ी करी उनकी जाके, लेकिन प्रेम पूर्वक जो उन्होंने हमारा व्यवहार देखा, यार ये वास्तव में सत्याग्रही हैं, अच्छे आदमी हैं, इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें हरियाणा की सरकार ने स्वीकार कर ली और हरियाणा में विंडो ओपन हो गई। और वो डीसी गुरुग्राम का तो मैं लेटर देख रहा था कल परसों, उसने तो बहुत बढ़िया लगा दिया है क्लासिक करके, भाई ऐसा करो ऐसा करो, इतने दिन में ना आपको वो मिले रिप्लाई तो आप आकर के यहाँ पूछताछ कर सकते हो। उसने ये भी लिखा है 15 दिन में अगर आपके आवेदन पर एक्शन ना हो तो आप आइए, पूछिए क्यों नहीं हुआ। उसने ये लिखा है अपने, पट्टिका लगा दी है बाकायदा टर्म्स कंडीशन। तो वो किस लिए लगा दी, क्योंकि उनको सबको पता है अब यार ये जो संगठन वाले हैं, ठगी के लिए जमाकर्ता परिवार वाले, अब ये भाजपा ही हो गए। प्रधानमंत्री की जय जयकार करते हैं, मुख्यमंत्रियों की करते हैं, पार्टी की करते हैं। अब अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो अफसरों को पता है ये हमारा नुकसान कर देंगे। और जब हम लड़ रहे थे तब उन्हें पता था कि ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चूँकि सरकार को भी गाली देते हैं, सरकार के विरोधी हैं, सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी, हमें बचाएगी, अफसरों के मन में ये था। लेकिन आज अफसरों को ये पता है कि अब सरकार हमें बचाएगी नहीं, अगर इन्होंने शिकायत की तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। दूसरा अनुभव साहब, जब हम प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में गए वाराणसी में, जा तो मैं वहाँ रहा था, क्या बोलते हैं, झारखंड, रांची में प्रोग्राम था उस दिन का, लेकिन मेरी बनारस जाके अचानक तबीयत खराब हो गई ट्रेन में बैठे बैठे, और मुझे लगा कि मुझे उतर जाना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा अगर ट्रेन से नहीं उतरा। और इत्तेफाकन गाड़ी में कोई खराबी आ गई वहीं बनारस पे और वो रुक गई और मैं उतर गया वहाँ से। मैंने फ़ोन किया अपने जिलाध्यक्ष को, ओम प्रकाश कश्यप जी को, कहा डॉक्टर साहब, वो सौभाग्य से डॉक्टर भी हैं, वाकई मैं वहाँ जा रहा था और शायद सुबह हुए उनके यहाँ भी प्रोग्राम था, मुझे जाना था, मैं उनके प्रोग्राम में नहीं गया। मुझे शर्म भी आ रही, मैं कहा यार रात में उनकी तबीयत खराब है, तो उनको फ़ोन करेगा तो वो कहेंगे कि साहब हमारे कार्यक्रम में तो आए नहीं, रांची पता नहीं किस लिए जा रहे थे, वो बीमार हो गए, फंस गए यहाँ, तो हमें फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, मेरे मन में आया कि करो, कोई बात नहीं, इसमें शर्म क्या बात है, मैंने कर लिया। राजन जी बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी सौभाग्य से डॉक्टर हैं और भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं वहाँ के बनारस के, तो ये भी आए, ओम प्रकाश जी भी आए, सारी व्यवस्थाएं की
और एक गोली सी लाके दी, मैं ठीक हो गया बिल्कुल। मैं रात को वहीं बनारस में रुक गया। तो अचानक जो है ऐसा मन में ख्याल आया कि यार जब यहाँ से प्रधानमंत्री सांसद हैं तो क्यों नहीं उनके ऑफिस में चल के एक कार्यक्रम किया जाए, जैसे हमने करनाल में किया था, प्रेम पूर्वक मित्रता भाव के साथ, कोई नारेबाजी ना करें, शांति से चलें। और ऐसा ही हुआ सर। उस दिन तो शायद अगले दिन जब मैं रुका तो उनसे कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, डिविजनल कमिश्नर से। उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया, साहब आप तो ये हैं वो हैं, बताइए मैं भी कर देता हूँ। और अगले हफ्ते शायद एक सप्ताह बाद ही हमने उनके प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रोग्राम रख दिया। साहब जहाँ कोई सिपाही हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, वहाँ उनके जो विशेषाधिकारी हैं प्रधानमंत्री के, डॉक्टर साहब पंडित जी नीलमणि त्रिपाठी तिवारी जो भी हैं, उन्होंने लगभग 1 घंटे हमारी बातें सुनी, पूरे एक्ट को पॉइंट टू पॉइंट समझा हमसे। और वो भी वकील भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने तमाम चीज़ों को समझा हमसे। तो बताइए साहब इसमें कहाँ 180 दिन है, किस धारा में FIR का प्रोविज़न है, किसमें भुगतान का प्रोविज़न है, तो उनको सारी चीज़ें समझाई। और सबसे ज़्यादा जो उनको दिल पे लगी बात वो ये लगी कि इतने लोगों ने इन केसेस में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर ली। लगभग 1 घंटे तमाम चीज़ों को गंभीरता से समझा, डिविजनल कमिश्नर को फ़ोन किया, कहा साहब मैं इसको प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखूँगा और इस समस्या का समाधान कराएंगे, आप मिलते रहिए, मिल के काम कीजिए सरकार के साथ। वहाँ से अचानक साहब कुछ ऐसा हुआ कि सरकार की खिलाफत ऑटोमेटिकली कम होती गई, हमारे भी विचार बदलते गए और सरकार के भाव भी हमारे प्रति बदलते गए। और आज स्थिति ये आई कि लास्ट में तो भी आपने देखा होगा 30 जनवरी को हम तो जंतर मंतर पर घेराव करने की बात कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यक्रम करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम आपका पार्टी ऑफिस में ही हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब तो लगता ही नहीं कहीं कि जैसे वो हमसे अलग हैं या हम उनसे अलग हैं। ऐसा लगता है कि अब तो गर्दन पकड़ करके आपका भुगतान हम अधिकारियों से करा लेंगे। अभी तक की हमारी जो कमजोरियां थी, हमको शासन का सहयोग नहीं कहीं मिलता था, हम शासन में थे भी नहीं, उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे किसी से, लेकिन आज तो कर सकते हैं, उनको वहाँ तक पहुँच बन गई है। तो अब कोई भी अधिकारी आपके जो आवेदन हो रहे हैं या जहाँ नहीं हो पा रहे हैं वो मना नहीं कर पाएगा आपका भुगतान करने के लिए या आपके आवेदन लेने के लिए या आपके आवेदनों में बेवजह बिना किसी कारण के त्रुटि निकालने का कोई भी अधिकारी अब साहस नहीं कर पाएगा। ये होगा निश्चित रूप से। और जब ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ जैसा वायदा उस दिन गौतम जी कर गए थे 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, साहब हम कितनी बोल गए, 400 पार करवा देंगे साहब, 418 हमने एक जीरो बढ़ा दी थी शायद इसमें 480। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं साहब, हमारी भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो जाए और उनको 480 सीटें मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से, ना हमें राहुल गांधी से दुश्मनी है, ना नरेंद्र मोदी जी से दुश्मनी है, ना किसी और से। हमें तो ये है कि हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनका भुगतान हो जाए, जो एजेंट हमारा दरबदर हो गया है, घर द्वार जिसका छूट गया है, उनका घर द्वार मिल जाए, उनका सम्मान मिल जाए, और अगर उनका पैसा भी डूबा है तो पैसा भी उनका वापस मिल जाए। इतनी सी बात है, इसी के लिए लड़ाई है। और मुझे अब नहीं कहीं भी लगता कि साहब अब ये संघर्ष कोई बहुत ज़्यादा लंबा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं, मोदी जी ने, पार्टी ने तमाम चीज़ें हमारी सुनी हैं, समझी हैं, और जो उनका संकल्प पत्र है उसमें भी व्यवस्था की जा रही है कि आपके मुद्दे को उसमें रखा जाए, आपके लिए अलग से पार्टी में एक सेल बना दिया जाए जिसमें आपके ही लोग बैठें, पार्टी के दफ्तर में बैठ के आप खुद अधिकारियों पर निगरानी रखें, सेंट्रल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, जैसे और मोर्चे नहीं है उनके, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, फलाना मोर्चा, ढिमका मोर्चा, वैसे ही आपके लिए भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के नाम से सेल बनाने की बात पार्टी ने की है। बाकायदा आपको पार्टी में कमरे अलॉट किए जाएंगे और जो भी सुविधाएं उनके मोर्चे के लोगों को होती वो करेंगे।
तो अब बड़ी सरल हो गई है लड़ाई, और जब सरल हो गई है तो साहब मैं समझता हूँ जो हम उनकी खिलाफत कर रहे थे उस खिलाफत को बंद कर दिया जाए। अब हमें उनके समर्थन में ही खड़े रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये दुख खत्म हो, हमारी ताकत में और बढ़ोतरी हो और उनकी ताकत भी बढ़े, विकसित भारत बनाए। अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की करे, दुनिया के चुनिंदा देशों में सम्मिलित हो, विकसित भारत बने तो सबको रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, घर मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसी दूसरे देशों में। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। इसलिए मैं आप सबसे मतलब विनम्र अनुरोध करता हूं कि अब तमाम साथी सरकार की खिलाफत करना बंद कर दें और सरकार के सहयोग से अपने इस डूबे हुए धन को, डूबे हुए मान सम्मान को प्राप्त करने का प्रयास करें। और ये हो जाना है, कानून सरकार बना चुकी है, कानून जब बन जाता है कोई तो देर सवेर लागू होता है। लोग भी सोते रहें तो नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे 1.5-2 साल ही तो हुए हमको, आज पूरा देश जानने लगा है। आज से अगर 25 अगस्त से पहले 2022 से हम बात करें शास्त्री जी, तो देश में कहीं भी एक भी खिड़की नहीं थी, इस कानून के तहत कहीं कोई पदपट्टिका नहीं लगी थी, अफसर जानते नहीं थे कि इस तरह का भी कोई कानून है। लेकिन 1.5 साल में पूरा देश जान गया है कि ऐसा कानून है। बहुत सारे मतलब लगभग 20 राज्यों में काउंटर ओपन हो चुके हैं। कितनी जगह जो है ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज किया जा चुका है। तमिलनाडु में एक इसमें मैंने एक दिन वीडियो में बताया था, उसी दिन वो ऑर्डर आया था मेरे पास, लगभग 1 लाख लोगों की पेमेंट भी हुई है व्हाट्सएप के अंतर्गत। कल कई सारे इस कानून के विद्वान और आएंगे आपके कार्यक्रम में, वो आपको इस कानून पे बहुत विस्तार से बताएंगे। मैं आपको केवल 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि कल जब हमारा ये कार्यक्रम आरंभ होगा, कौन जो भी आए, मोदी जी आए, नड्डा जी आए, गृह मंत्री साहब आए या कोई भी आए, हमें उनके समक्ष किसी भी प्रकार की असभ्यता का प्रदर्शन नहीं करना, कोई नारेबाजी नहीं करनी, कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी है। उन्हें लगना चाहिए कि वाकई आप सब लोग पीड़ित हैं, कोई राजनीतिक इरादा आपका नहीं है। आप इस आयोजन के माध्यम से या अपने आंदोलनों के माध्यम से केवल और केवल अपना डूबा हुआ पैसा वापस चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। इसके अलावा आपका हमारा अन्य का कोई लक्ष्य नहीं है कि साहब हमें कोई राजनीति करनी हो या सरकार से कुछ अपने भुगतान के अलावा कुछ और प्राप्त करना हो, कोई प्रेशर बनाना हो, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। ऐसा उनको फील हो बिल्कुल कि आप सब लोग वास्तव में हृदय से उनके साथ हो, और जब हृदय से साथ हो जाते हैं तो साथ तो कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, पत्थर पिघलने लगते हैं, ऐसा कहा गया है। दूसरी एक बात हो रही है,